नमस्कार दोस्तों, सुभाष की बात में हम चुनाव की बात करेंगे क्योंकि माहौल चुनाव का है। अब सारी जगह अब चुनाव समझ लीजिए धीरे धीरे अब वो अपनी हाइप पे जा रहा है। चूंकि 7 नवंबर को छत्तीसगढ़ में 20 सीटों पर चुनाव है और 17 नवंबर को मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जो है छत्तीसगढ़ की बाकी सीटें जो हैं 70 और मध्य प्रदेश की तमाम सीटों पे चुनाव है। ऐसे में कैंडिडेट डिक्लेयर होना बहुत जरूरी है। नामांकन भी शुरू हो गया है और भाजपा ने छत्तीसगढ़ में 85 सीटों के लिए नाम डिक्लेयर कर दिया। कांग्रेस वेट कर रही थी और उसका कहना था कि हम पितृपक्ष में नाम डिक्लेयर नहीं करेंगे, और जैसे ही आज से नवरात्रि चालू हुई तो कांग्रेस के ने नाम डिक्लेयर किया और 30 सीटों के लिए नाम डिक्लेयर किया। अब हम ये देखते हैं कि इसमें कौन कौन सी सीटें जो है वो हाई प्रोफाइल सीटें हैं और उसमें क्या समीकरण है। यदि हम ये देखें कि विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने जिन 30 प्रत्याशियों की पहली सूची जारी की है वो दरअसल काफ़ी हैवीवेट हैं और वो जीती हुई है। जैसे बीजेपी ने जब 21 सीटें जारी की थी तो पूरी की पूरी हारी हुई थी, पर इनकी जो 30 सीटें जारी हुई है ये इनमें इनकी जीती हुई और इनके कद्दावर नेता इसमें। इस सूची के बाद प्रदेश के कुछ सीटों पर दिलचस्प मुकाबले देखने को मिल सकते हैं, ऐसा हम समझ रहे हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें जो है उस तरह से जुड़ी। इसमें यदि हम सबसे ज़्यादा चर्चा करें तो राजनांदगांव से गिरीश देवांगन को प्रत्याशी बनाया गया। राजनांदगांव से पिछले 3 चुनाव में डॉक्टर रमन सिंह जीत रहे हैं। उनके खिलाफ जब मतदान को लेकर ज़्यादा समय नहीं बचा है, कांग्रेस ने गिरीश देवांगन को उतारा है। रविवार की सुबह सुबह आई इस लिस्ट के बाद लोग राजनांदगांव में कांग्रेस के इस प्रयोग को लेकर कई तरह की बातें कर रहे हैं। कोई इसे राजनांदगांव में मौजूद देवांगन वोटर को साधने के लिए उठाया गया कदम मान रहा है, तो कोई इसे कांग्रेस का मास्टर स्ट्रोक कह रहा है। बहुत से लोग इसे रमन सिंह के बर्थडे गिफ्ट भी बता रहे हैं। रमन सिंह के खिलाफ पिछली बार भी करुणा शुक्ला को चुनाव मैदान में उतारा गया, तब भी उन्हें बहुत कम समय मिला था। पार्टी इतने बड़े नेता के खिलाफ अंतिम समय में आखिरी क्यों रणनीति बनाती है, ये समझ से परे है। इस बार वहां से स्थानीय स्तर पर रमन सिंह के खिलाफ चुनाव मैदान में उतरने के लिए कांग्रेस की कुछ नेताओं की तैयारी भी थी और कवायद भी लगाई जा रही थी कि वहां की महापौर सहित और बाकी लोग भी चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन अंतिम समय में हुए बदलाव ने नया समीकरण इस सीट में बना दिया है। 2008 में राजनांदगांव विधानसभा सीट पर पहली बार रमन सिंह बतौर प्रत्याशी चुनाव लड़ते हैं। इससे पहले वे डोंगरगांव से विधायक थे। 2008 में वे राजनांदगांव आते हैं। उसके बाद लगातार 3 बार 2008, 2013, 2018 में वे जीत रहे हैं। हालांकि बतौर मुख्यमंत्री चुनाव लड़ना और एक पूर्व मुख्यमंत्री के रूप में मैदान में उतरने में काफ़ी फर्क है। 15 अक्टूबर को रमन सिंह का जन्मदिन है, यानी कि आज उनका जन्मदिन है जब मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ऐसे में छत्तीसगढ़ में उनकी राजनीतिक यात्रा और उनकी खामोश राजनीति के बारे में भी चर्चा जरूरी है। दरअसल आज राजनीति में मुख्यमंत्री पद के लिए जिस तरह की जोड़ तोड़ और पार्टी के भीतर भी गुटबाजी, मतभेद, उठापटक होती है, उस दौर में भी एक आदिवासी बाहुल्य राज्य में लगातार 15 साल तक मुख्यमंत्री बने रहना और बिना किसी गतिरोध के सरकार चलाना कोई मजाक बात नहीं है। पिछले चुनाव 2018 में जब भाजपा को करारी हार का सामना करना पड़ा, उस दौरान लगा कि छत्तीसगढ़ में भाजपा अब रमन सिंह युग से बाहर निकल जाएगी। लोकसभा चुनाव में जिस तरह पार्टी ने सभी 11 सीटों पर अपने उम्मीदवार बदल दिए थे, उससे भी लगने लगा था कि विधानसभा चुनाव में भाजपा जो है नए और युवा नेतृत्व पर दांव लगाएगी। रमन सिंह और उनकी टीम को मार्गदर्शक की तरह इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन जैसे जैसे चुनाव नजदीक आता जा रहा है, तस्वीर साफ होती जा रही है। छत्तीसगढ़ में भाजपा की जो दूरी है वो डॉक्टर रमन सिंह ही है। जिस तरह से टिकट वितरण में उनकी चलती है, उससे समझने वाला समझ गए हैं कि अब उनके नामांकन में देश के गृह मंत्री अमित शाह खुद मौजूद रहकर पार्टी और विरोधियों को बता रहे हैं कि डॉक्टर रमन सिंह की आज भाजपा में क्या अहमियत है। तो यहां से गिरीश देवांगन जो कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे हैं, गिरीश देवांगन एक किसान है और एक कद्दावर नेता है, जमीनी नेता है, पर वो रहते खरोड़ा में हैं, मुख्यमंत्री के साथ पढ़े, मुख्यमंत्री के मित्र हैं, खनिज निगम के अध्यक्ष हैं और अक्सर वो बहुत सक्रिय रहते हैं। अभी हमने जब पता किया कि अचानक से जब नाम राजनांदगांव से आया तो पता चला कि वो राजनांदगांव के प्रभारी भी रहे हैं और राजनांदगांव में लगातार उनका आवाजाही बनी रही है। गणेश उत्सव है या बाकी त्यौहार, उनके पोस्टर देखने मिले। और वो चूंकि
जमीनी से जुड़े हुए हैं और किसान हैं और लोगों के साथ उनका व्यवहार बहुत अच्छा है। जो लोग गिरीश देवांगन को व्यक्तिगत रूप से जानते हैं वो उनके फैन होते हैं, क्योंकि गिरीश देवांगन बहुत ही सहज तरीके से, सरल तरीके से लोगों से मिलते हैं। अब सवाल ये है कि कांग्रेस ने यदि उनको राजनांदगांव भेजा है, और सब जानते हैं कि वो मुख्यमंत्री के बहुत नज़दीक हैं, भूपेश बघेल की जो व्यक्तिगत मित्रों की जब बातचीत होती है तो गिरीश देवांगन सबसे नज़दीक आते हैं। तो गिरीश देवांगन पे अभी ईडी का उनके यहाँ छापा भी डालने की कोशिश हुई, पर ईडी को कुछ नहीं मिला और उनको अंततः एक क्षमा मांगकर लौटना पड़ा। ऐसे गिरीश देवांगन अब राजनांदगांव में जाकर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। ये बहुत एक प्रकार से एक नए तरह का जो है एक दाव है कि मुख्यमंत्री भूपेश को उनके ही परिवार और उनके ही मित्रों के बीच में एक प्रकार से इस समय दांव लगाना पड़ रहा है। जहां से वो खुद चुनाव लड़ रहे हैं पाटन से, वहां पर विजय बघेल जो हैं, जो उनके रिलेशन में आते हैं, वो उनके साथ चुनाव मैदान में रूबरू हैं। विजय जो है वर्तमान में दुर्ग के सांसद हैं। भाजपा से 17 अगस्त को यानी कि 2 महीने पहले ही पाटन से उम्मीदवार उनको घोषित कर दिया गया था और वो यहाँ की जो भाजपा की जो जन घोषणा पत्र समिति उसके अध्यक्ष भी हैं और वो घूम के लोगों से उन्होंने ये भी लिया घोषणा पत्र में कि वो क्या चाहते हैं और उन्होंने कहा कि 2 लाख लोगों ने अपने विचार दिए, उसके आधार पर एक घोषणा पत्र बन रहा है। तो विजय बघेल जो है वो भी एक बड़ा नाम है और भूपेश बघेल जो पाटन विधानसभा से लगातार चुनाव जीतते रहे, उन्हें यहाँ एक बार यहाँ से 2008 में विजय बघेल से हार का सामना करना पड़ा था। हालांकि बाद में 2013 और 2018 के चुनाव में भूपेश बघेल ने मजबूती से वापसी करते हुए यहाँ से मैदान मारा और मुख्यमंत्री बने। बतौर मुख्यमंत्री उन्होंने इस क्षेत्र में काफ़ी विकास किया है। ऐसे में उन्हें यहाँ चुनौती देना कोई आसान बात नहीं है, लेकिन जिस तरह से आत्मविश्वास से विजय बघेल को दिखा रहे हैं और जिस तरह से उनकी सक्रियता बढ़ी है, उससे सीटों को लेकर ये मामला काफ़ी दिलचस्प हो गया है और लोगों को लग रहा है कि पाटन में जो है वो हाई प्रोफाइल चुनाव होने वाला है और भाजपा पूरी ताकत, दरअसल भाजपा भूपेश बघेल को घेरना चाहती है, क्योंकि भूपेश बघेल एक ऐसे नेता हैं जो पूरे छत्तीसगढ़ के नेता हैं और मुख्यमंत्री हैं और लोगों के बीच बहुत सहज सरल है, लोगों के बीच उनकी सीधी पकड़ है। तो ये नहीं चाहते कि भूपेश बघेल पूरे राज्य में बेखौफ होकर घूमे, तो उनको उनके घर में घेरने की कोशिश है। पर भूपेश बघेल ने कहा है कि मेरा चुनाव मेरे कार्यकर्ता लड़ेंगे, मतदाता लड़ेंगे, मैं अपना नामांकन भरने जाऊंगा और जनता जानती है कि मैंने किस तरह से काम किया है। तो लोगों की दिलचस्पी एक तरफ राजनांदगांव में जहां से पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह हैं, दूसरी तरफ पाटन जहां से वर्तमान मुख्यमंत्री हैं। इसी तरह यदि हम बात करें बस्तर के कोंडागांव सीट, जहां से लता उसेंडी और मोहन मरकाम के बीच मुकाबला होना है, ये प्रदेश की ऐसी सीट बन गई है जहां 2 बड़े चेहरों के बीच टकराव होने जा रहा है। इसके साथ ही कवर्धा में साजा में भी लोगों की दिलचस्पी बढ़ी है। अगर हम बात करें कोंडागांव में, तो अभी हमने देखा कि लता उसेंडी को भाजपा ने उपाध्यक्ष बनाया है और मोहन मरकाम थोड़े दिन पहले तक कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष थे, अभी वो मंत्री हैं। तो ये भी सीट जो है बड़ी चुनौतीपूर्ण रहेगी और ये देखते हैं कि किस तरह से जो है वो इस चुनाव में जाते हैं। इसी बस्तर में जो वर्तमान कांग्रेस अध्यक्ष हैं दीपक बैज, वो भी चुनाव लड़ रहे हैं, वो सांसद हैं और वो विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। अगर हम और आगे चलें तो ये जो मोहन मरकाम और लता उसेंडी जो है, उसके साथ साथ हम देखते हैं कि और भी जो सीटें हैं जहां पर लोगों की दिलचस्पी हो सकती है छत्तीसगढ़ में, या लोगों को लग सकता है कि ये हाई प्रोफाइल सीटें हैं, तो हम थोड़ी उनकी बात भी कर सकते हैं। यदि हम रायपुर को देखते हैं, रायपुर नगर चूंकि राजधानी है, तो लोगों की दिलचस्पी कि यहाँ की 4 सीटें जो है, जिसमें अभी एक में बृजमोहन अग्रवाल है, बृजमोहन अग्रवाल इस बार भी चुनाव लड़ रहे हैं। यदि वो इस बार जीतते हैं तो ये 8वीं बार वो विधायक होंगे और ये एक रिकॉर्ड होगा अपने आप में। पूर्ववर्ती मध्य प्रदेश से लेकर अब तक बृजमोहन अग्रवाल विधायक, मंत्री विधायक इस तरह से रहे हैं और राजनीति के केंद्र में रहते हैं। वो लोगों के बीच बहुत लोकप्रिय है। वो बीजेपी का एक ऐसा चेहरा है जहाँ पे हिंदू मुस्लिम की कोई बात नहीं होती। वहाँ पे लोग देखते हैं कि बृजमोहन हमारे साथ खड़े, हमारे सुख दुख में हैं। बृजमोहन जी को जो जानते हैं वो जानते हैं कि किसी के यहाँ शादी हो, किसी के यहाँ गमी हो, किसी के यहाँ कुछ हो, बृजमोहन जी वहाँ उपस्थित रहते हैं। तो वो जनता के बीच में सीधे उनकी उपस्थिति दिखती है।
अभी तक उनके खिलाफ कौन चुनाव लड़ेगा ये अभी डिक्लेयर नहीं हुआ है, पर लोगों की उत्सुकता है कि उनके खिलाफ कौन चुनाव लड़ने वाला है। राजेश मूणत, जिन्होंने भाजपा में रहकर वो पीडब्ल्यूडी मंत्री थे और बहुत सारे काम किए, बहुत सारा डेवलपमेंट किया, उनके साथ जो है अभी उनका नाम डिक्लेयर हुआ है, पर उनको हराने वाले विकास उपाध्याय का नाम भी जो है वो अभी डिक्लेयर होना बाकी है। पर सब जानते हैं कि विकास उपाध्याय ही वहां से चुनाव लड़ेंगे, तो विकास उपाध्याय और राजेश मूणत के बीच भी चुनाव जो है बड़ा दिलचस्प होने वाला है। अभी बाकी कांग्रेस की जो सीटें हैं अभी वो डिक्लेयर नहीं हुई है। यहाँ से जो 30 सीटें डिक्लेयर हुई है उसमें कवर्धा की सीट है जहां से मोहम्मद अकबर चुनाव लड़ने वाले, वहां विजय शर्मा है भाजपा से। अभी हमने देखा कि पिछले कुछ समय में, पिछले 2 सालों में भाजपा ने कवर्धा जो है एक प्रकार से थोड़ा वहां पर हिंदू मुस्लिम जैसा माहौल बना है किन्हीं किन्हीं कारणों से, और कहीं ना कहीं चूंकि पूरे छत्तीसगढ़ में हम देखते हैं कि अगर मुस्लिम समुदाय से कोई चुनाव लड़ रहा है तो मोहम्मद अकबर है, तो उनके खिलाफ लामबंद करने की कोशिश की जा रही है। पर मोहम्मद अकबर को जानते हैं, वो जानते हैं कि मोहम्मद अकबर बहुत जमीनी नेता है, पढ़े लिखे नेता है। विधानसभा में जिस तरह से वो सवाल करते हैं, जिस तरह से चाहे विपक्ष में रहे पक्ष में रहे, तो लोग उनकी तारीफ करते हैं और वो लगातार कवर्धा में काम कर रहे हैं। तो ये भी एक मतलब बड़ी दिलचस्प बात है कि लोग ये भी जानना चाहेंगे कि कवर्धा में क्या हो रहा है। दुर्ग की यदि हम बात करें तो ताम्रध्वज साहू जो है दुर्ग ग्रामीण से, चूंकि वो गृह मंत्री हैं और वो वहाँ पिछली बार भी वो जीते थे, तो दुर्ग में भी एक जो है ये लोगों की उत्सुकता रहेगी कि ताम्रध्वज साहू जो है वो किस तरह से चुनाव में आगे बढ़ते हैं, क्योंकि जब पिछली बार मुख्यमंत्री के कुछ चेहरे थे तो उसमें एक चेहरा ताम्रध्वज साहू का था। एक और महत्वपूर्ण बात है वो है अंबिकापुर, वहां से जो है बाबा साहब वो चुनाव लड़ रहे हैं, टीएस सिंहदेव, वो उप मुख्यमंत्री हैं। भाजपा ने अभी वहां पर अपना कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं किया है, भाजपा नहीं बता रही कि वो किसको खड़ा करेगी। पर कई बार लोगों को लगता है कि जब इतना विवाद की बात चल रही थी कि कांग्रेस के भीतर कोई अंदरूनी झगड़ा हो रहा है, तो लोगों को लग रहा था कि बाबा साहब पता नहीं आप में चले जाएंगे कि भाजपा में चले जाएंगे, पर उन्होंने टीएस सिंहदेव ने कहा कि वो कांग्रेस से कहीं नहीं जा रहे और वो कांग्रेस के लिए अभी प्रचार भी कर रहे हैं। तो ये भी लोगों की उत्सुकता है कि वहां से कौन आदमी चुनाव लड़ेगा और भाजपा किसको वहां से कैंडिडेट बनाती है, ये भी एक देखने वाली बात है। तो इस समय यदि हम देखते हैं कि पूरे छत्तीसगढ़ में जो 90 सीटों पे चुनाव होने वाला है, 85 सीटें बीजेपी डिक्लेयर कर चुकी है, 30 सीट कांग्रेस ने आज डिक्लेयर की है। जगदलपुर की सीट के लिए कांग्रेस ने अपना कैंडिडेट जो है वो डिक्लेयर नहीं किया है, वो अभी वहां फंसा हुआ है। तो वो भी कांग्रेस के पास उहापोह है कि हम किस तरह से वहां अपना कैंडिडेट डिक्लेयर करें, क्योंकि 7 तारीख को चुनाव होना है और उसके लिए अब नामांकन चालू हो चुका है। तो किसी पार्टी के पास इतना समय नहीं है कि वो बहुत समय ले। आज कल में ही भाजपा को अपने 5 नाम और कांग्रेस को अपने बचे हुए जो 60 नाम है, 90 की सीट है, 30 डिक्लेयर किए हैं, तो ये उनको डिक्लेयर करना पड़ेगा। अब चूंकि एक एक सीट पर संघर्ष हो रहा है और हम ये देखते हैं कि जो हम अगर इस पूरे गणित को देखें तो ये गणित ये है कि छत्तीसगढ़ की जो 90 विधानसभा सीट हैं उसमें जिसके पास 46 विधायक होंगे वो पार्टी रूल करेगी। पर हमने ये देखा कि मध्य प्रदेश में जब कांग्रेस ने नंबर गेम में आगे बढ़ी और बाद में कांग्रेस की कमलनाथ की सरकार बनी, पर भाजपा ने चूंकि अंतर बहुत कम था तो बाद में उनके विधायकों को फोड़ लिया। भाजपा ने इस तरह बहुत सारी जगहों पर भी ये काम किया कि जिन राज्यों में भाजपा पीछे थी वहां पर भी उसने लोगों को, विधायकों को अपने साथ जोड़ा। हम ये देखते हैं कि जो हमारी डेमोक्रेसी है, जिसमें हम विधानसभा की बात करें, लोकसभा की बात करें, इसमें नंबर गेम का बड़ा सवाल है। इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार भी एक वोट के कारण गिर गई थी। तो हर पार्टी फूक फूक के कदम रख रही है, उसकी हाई प्रोफाइल सीटें तो अपनी जगह है, पर उसके लिए हर सीट हाई प्रोफाइल इसलिए है कि उसका एक एक विधायक, एक एक सांसद, जब सरकारों के पास नंबर गेम शुरू होता है तो अभी जो पार्टी है वो ये चाहती है कि हमारा विधायक जिताऊ भी हो और टिकाऊ भी हो। ऐसा ना हो कि यदि थोड़ा कम मार्जिन हो तो विधायक, जैसा मध्य प्रदेश में कांग्रेस भुगत चुकी है, ऐसा ना हो कि 2-4-10 विधायक जो है इधर से उधर हो जाए।
राजस्थान में गहलोत साहब की सरकार में यह कोशिश हुई थी, पर वो वहां सफल नहीं हुई, पर मध्य प्रदेश में सफल हुई। तो कांग्रेस ये जानती है, कर्नाटक में भी ऐसा हो चुका है। तो ये उनको ये मालूम है कि यदि हम कंफर्टेबल मार्जिन से जीतते हैं और हमारी नंबर गेम ज़्यादा होते हैं तो हम सरकार आसानी से बना सकते हैं। अन्यथा जिस तरह का खेल है, जब कभी ये खेल हरियाणा से आया राम गया राम के नाम से शुरू हुआ था और हम ये सोचते थे कि ये काम छोटे राज्यों में होगा, पर ये छोटे राज्यों से अब बड़े राज्यों तक भी पहुंच गया है, जिसका हालिया उदाहरण महाराष्ट्र है और जिसका उदाहरण मध्य प्रदेश है। तो छत्तीसगढ़ में जो 90 सीटें हैं, उन 90 सीटों में चूंकि अभी 5 साल कांग्रेस थी और कांग्रेस के पास 71 विधायक थे, 71 विधायकों के साथ यदि कांग्रेस थी तो कांग्रेस को तोड़ना मुश्किल था। पर यदि ये लड़ाई बराबरी की होती है और 19-20 का गेम होता है तो सबको ये लगता है कि कहीं ना कहीं खरीद फरोख्त के जरिए सरकार को गिराया जा सकता है। इसीलिए मतदाता भी इस चीज को समझता है और जो लोग चुनाव लड़ रहे हैं और जो लड़ा रहे हैं उनको भी ये मालूम है। इसीलिए हाई प्रोफाइल सीटों के साथ साथ ये भी होगा कि पूरी 90 जो विधानसभा सीटें हैं उन पर भी, और मध्य प्रदेश में भी, जो मध्य प्रदेश में चुनाव हो रहा है वहां पर भी कांग्रेस उन्हीं लोगों को, भले वो उतने लोकप्रिय ना हो, पर वो देखेगी कि उनके साथ टिके रहें। क्योंकि जो बहुत लोकप्रिय लोग थे जो उनके साथ थे, जो लंबे समय से कांग्रेस के साथ थे, वो सिंधिया गुट जब अलग हुआ तो वो अलग हो गए और उन्होंने विधायक पद से इस्तीफा दे दिया, फिर से चुनाव लड़ा। तो अब चाहे मध्य प्रदेश हो चाहे छत्तीसगढ़ हो, यहाँ की हाई प्रोफाइल सीटों के साथ साथ जो बाकी विधानसभा सीटें हैं उसमें दोनों पार्टियों के सामने ये चुनौती है और बाकी पार्टियों के सामने कि हमारे विधायक न केवल जीतें बल्कि वो टिके भी रहें, उनकी निष्ठा पार्टी के प्रति रहे। तो ये छत्तीसगढ़ में हम देखते हैं कि कल जब ये मेरा कार्यक्रम जारी होगा तो गृह मंत्री यहाँ होंगे और डॉक्टर रमन सिंह के साथ वो नामांकन राजनांदगांव में भरेंगे। इधर बस्तर में भी नामांकन की प्रक्रिया शुरू होगी। पाटन में चूंकि अब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का नाम आ गया और विजय बघेल का नाम पहले से है। अंबिकापुर में टीएस सिंहदेव हैं। तो ये कुछ सीटें हैं जहां पर लोगों का इंटरेस्ट होगा। रायपुर चूंकि राजधानी है और राजधानी में जो होता है तो उसकी सीटों पर भी लोगों की नज़र होती है। तो आने वाले समय में 1-2 दिन में लगता है कि कांग्रेस अपनी बाकी 60 सीटें और भाजपा अपनी 5 सीटें डिक्लेयर करेगी और हम देखेंगे कि हाई प्रोफाइल जो सीटें हैं उसके साथ साथ बाकी जगह भी नंबर गेम को लेकर लोगों की दिलचस्पी इस पूरे चुनाव में बनी रहेगी। नमस्कार। किसी के जीवन में उजास, किसी की टूटी आस, कोई लोगों से लगा रहा गुहार, जनता किसे देगी अपना प्यार। देखिए 23 का महासंग्राम सिर्फ एशियन न्यूज पर।